Stay home, save lives. आइए हम कविता की भाषा पर बात करें। हमने पूरी कविता को बहुत ध्यान से पढ़ा है, समझा है और हम देखते हैं कि इसमें साधारण, सहज, आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। भाषा में साधारणता है, क्योंकि देखिए किसी भी प्रकार से ये भाषा साहित्य खड़ी बोली की नहीं लग रही हमें, क्योंकि तत्सम शब्द बहुत कम है, यदि है भी तो बहुत कम है। अवधि तो है ही नहीं, ब्रज तो है ही नहीं, तो इस प्रकार यह सहज, सरल, आम बोलचाल की भाषा है, जिसमें मैंने आपको बताया उर्दू के शब्द अभी हमने देखा था अक्सर, नाजुक, महज, इसी प्रकार मैंने तत्सम शब्दों की आपसे बात की थी, कम है लेकिन है, रोमांचित, रंध्र, मृदंग, ये शब्द तत्सम शब्द हैं। फिर अब हम बात कर लें, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यह बिंबों से भरी हुई कविता है, यानी भाषा की एक और विशेषता हमारे सामने आ गई, बिंब प्रधान भाषा। तो भाषा में हमने सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा, भाषा की दूसरी प्रधान विशेषता हमने देखी बिंब प्रधान होना, और उसके साथ साथ हमने शब्द देख लिए, क्योंकि भाषा शब्दों से मिलकर बनती है। शब्द हमने देख लिए, तद्भव, तत्सम, उर्दू, इस प्रकार के शब्द हैं। इसके अलावा आंचलिक शब्दावली, आंचलिक तो नहीं, हम तद्भव शब्द कह सकते हैं, साधारणतः बच्चे जो आपस में इस्तेमाल करते हैं भाषा, उसमें हल्की, कमानी, किलकारियां, बुलाना, इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब हम चलते हैं शैली की ओर। भाषा और शैली वैसे तो साथ साथ लिखी जाती है, लेकिन सीबीएसई के इस कक्षा 12वीं के हम स्तर के अनुरूप यदि देखते हैं तो शैली को हम 2-4 भागों में बांट लेते हैं, या 2-4 हम बातें करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पर एक तो हमको चित्रात्मकता दिखाई दे रही है, वर्णनात्मकता है, तो शैली में हम लोग लिखेंगे वर्णनात्मक शैली। फिर दूसरे, कहीं भी किसी भी प्रकार का संबोधन नहीं है, कहीं भी संबोधन नहीं है, तो वर्णनात्मक शैली हमने लिखा। फिर चित्रात्मकता, चित्रात्मक है भाषा इसकी, बेहद चित्र, हम अपनी आंखों के समान, किसी चलचित्र के समान उसे देखते जा रहे हैं, तो चित्रात्मक भाषा है इसकी। तो शैली चित्रात्मक, वर्णनात्मक, बेहद कल्पनाशीलता लिए हुए, तो कल्पनाशीलता, संवेदनशीलता लिए हुए, बच्चों के साथ संबंध जुड़ा हुआ है तो संवेदनशीलता भी इसका गुण है शैली का। और अब हम अलंकारों की ओर आगे बढ़ते हैं। हम एक एक करके अलंकार एक एक लाइन में से देखते जाते हैं। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहां पर उपमा अलंकार है, खरगोश की आंखों जैसा के कारण। फिर पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार करना, प इसकी आवृत्ति, तो अनुप्रास अलंकार है। शरद का आना, मानवीकरण अलंकार, हम पहले ही बात कर चुके हैं। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, तो शरद आया पुलों को पार करते हुए से लेकर बच्चों के झुंड को तक, या आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए तक, यहां तक पूरा मानवीकरण अलंकार है। एक बार फिर से सुनिए, शरद आया पुलों को पार करते हुए से लेकर आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, यहां तक मानवीकरण अलंकार है। दूसरा, आगे हम देखते हैं चमकीली साइकिल तेज चलाना, यहां भी मानवीकरण जब पूरे में है तो है ही उसमें भी। फिर जोर जोर से, आप देखते हैं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, 2 शब्दों का लगातार एक साथ आना, जोर जोर से। आगे हम बढ़े, बस तो अलंकारों का
यहाँ तक ही एक आध बार देख लीजिएगा आप, शायद मुझसे कोई अनुप्रास या कोई अलंकार छूट गया हो तो आप जरूर कर लीजिएगा। आपको मालूम है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार शब्द अलंकार का ही एक भेद है, और अनुप्रास अलंकार में किसी भी एक ही वर्ण से बार बार किसी शब्द की शुरुआत हो, वहां पर हम अनुप्रास अलंकार मानते हैं। आगे देखिए, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। फिर यहां पर अब अलंकार हमें उतने ज्यादा दिखाई नहीं दे रहे। ये देखिए, देखते हैं अपन, साथ साथ, पतंगों के साथ साथ, फिर से एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार लिख लीजिएगा वहां पर, पतंगों के साथ साथ, साथ साथ में एक है। फिर सुनहले सूरज अनुप्रास अलंकार है, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहले सूरज के सामने आते पूरी लाइन में अनुप्रास अलंकार लिख लीजिएगा। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाना, की तरह बजाना फिर से उपमा अलंकार है। एक आध जगह और शायद पुलों को पार करते हुए मैंने बता ही दिया आपको कि वहां पर अनुप्रास अलंकार है। तो इस प्रकार हमने अलंकार इसमें देख लिए। अब हम आते हैं छंदों की ओर। छंदों में एक विशेष महत्वपूर्ण बात है कि यह मुक्त छंद में लिखी गई कविता है, लेकिन कहीं भी हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई रागात्मकता या कोई संगीत टूटा है। बच्चों में वैसे ही अपने आप में एक प्रकार का संगीत होता है, उनके उत्साह का संगीत, उनके जीवन का संगीत, उनके राग का संगीत, उनके खेलों का संगीत, उनमें एक प्रकार की निरंतरता पाई जाती है। तो बच्चों में अपना ही एक राग है, तो ये कविता रागात्मक तो कहलाएगी ही। तो इस प्रकार छंद यद्यपि मुक्त है, यानी मुक्त छंद में लिखी गई यद्यपि कविता है, लेकिन फिर भी एक प्रकार का इसमें गेयता है, एक प्रकार की रागात्मकता है, एक प्रकार की प्रवाहशीलता है। तो इस प्रकार ये छंद भी हमने देख लिया। अब दो प्रश्न हम और थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी। पहला तो ठीक है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है, प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है हम उसके बारे में यही लिखेंगे कि प्रकृति का परिवर्तन मतलब वर्षा काल का बीत जाना, फिर उसके बाद में वर्षा काल के बीतने के बाद में चमकदार सुबह का होना, उसके साथ ही चारों ओर की जो धरती है वो सूखने लगना, कीचड़ कांदों का दूर होना, फिर वातावरण में आर्द्रता या नमी का सोख लिया जाना सूर्य की किरणों के द्वारा या सूरज के प्रकाश के या सूरज के ताप के कारण, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि धूल का पानी के साथ नीचे बैठ जाना, यानी पूरी तरह से पर्यावरण में कोई प्रदूषण नहीं होता, पूरी तरह प्योरिटी है, पवित्रता है, बहुत अच्छा वातावरण है। हल्की हल्की जो मंद मंद जो मिट्टी की सौंधी गंध उस समय पाई जाती है, वो भी कभी कभी बीच में एक झोंका आ जाता है। चारों ओर हरियाली तो है ही। तो इस प्रकार के परिवर्तन हमको लिखने होंगे उसमें, और उसके साथ में हम ये भी लिखेंगे कि किस प्रकार बच्चों की खेलों की दुनिया फिर से शुरू हो जाती है, जो लंबे अंतराल के बाद में शुरू होने को है। आगे देखिए कि सोचकर बताएं, पतंग के लिए सबसे हल्की रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का क्यों प्रयोग किया गया है। चूंकि ये कविता बच्चों के लिए समर्पित है, चूंकि इसमें बच्चों की बाल सुलभ कल्पनाओं को बतलाया गया है, और पतंग चूंकि सबसे हल्की होती है, मतलब हल्के पतले का कागज से बनती है, बहुत ज्यादा रंग बिरंगे होती है, और कमानी भी यदि बहुत मोटी लगा देंगे तो या तो पतंग फट जाएगी, वो ऊपर ही नहीं उठ जाएगी। मतलब उसकी एक अपनी संरचना है जिसमें सब पतला नाजुक बच्चों के समान, बच्चों के लिए जो आवश्यक है ऐसी चीजें लगती हैं। तो इसलिए इन सब विशेषणों का प्रयोग किया गया है। ये हमको सोचकर बताना था इस प्रश्न में। बिंब स्पष्ट करें, तो बिंब तो मैं अभी आपको बता ही दूंगी, एक बार देख लेंगे हम बाद में। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी थी कि जिस प्रकार कपास बेहद मुलायम होता है, बेहद कोमल होता है, बच्चों की भावनाएं, बच्चों का शरीर, बच्चों के सपने, उनकी कल्पनाएं, उमंगें, सारा कुछ कोमल होता है।
उनमें किसी प्रकार की कोई स्थिरता नहीं होती। तो इस प्रकार बच्चों का कपास से ये संबंध बनता है। फिर पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। जब मैंने अर्थ बताया था तब मैंने एक बात बताई थी आपको। अंत में अब हम बात करते हैं बिंबों की। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बिंब मैं बाद में बताऊंगी। बिंबों का संबंध हमारी ज्ञानेंद्रियों से होता है। वैसे तो बिंबों का मतलब छवि या इमेज है, लेकिन कविता में शब्दों के माध्यम से वो अर्थ छवियां देखी जाती हैं या खोजी जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। त्वचा से हम क्या काम करते हैं? स्पर्श करने का, यानी छूने का काम होता है त्वचा से। नाक से सूंघने का, जीभ से स्वाद लेने का, आंखों से देखने का काम और कानों से सुनने का काम। इस प्रकार 5 बिंब हम कविताओं में मानते हैं या देखते हैं। स्पर्श बिंब यानी त्वचा से संबंधित, दृश्य बिंब यानी आंख से संबंधित, इसे चाक्षुष बिंब भी कहा जाता है। स्पर्श बिंब यानी त्वचा से मैंने आपने बात कर ही ली। घ्राण बिंब यानी सूंघने का, नाक से सूंघने का काम जो होता है। श्रव्य बिंब यानी कानों से सूंघने का कानों से जो सुनने का काम होता है वो। सूंघने का बता ही दिया। अच्छा, स्वाद बिंब यानी जो स्वाद जीभ से लिया जाता है। अब कविताओं में आने वाले शब्द हमारी ज्ञानेंद्रियों को वो आवाज या वो स्वाद या वो स्पर्श या वो गंध, इनको महसूस करवा देते हैं। इसे को ही हम बिंब कहते हैं कविताओं में। इस कविता में 3 बिंब आए हैं, दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब और स्पर्श बिंब। स्पर्श बिंब हमने देखा, छतों को कठोर शब्द जो है उसमें स्पर्श बिंब है। फिर हमने देखा मुलायम शब्द, उसमें स्पर्श बिंब है। नरम बनाते हुए उसमें स्पर्श बिंब है। यानी वो शब्द अपने आप हमारी त्वचा महसूस करने लगती है, वहां पर स्पर्श बिंब है। आंखों से देखने का काम तो बहुत जगह हुआ है, जैसे चमकीले इशारे, चमकीली नई साइकिल, रंगीन पतंग। चूंकि शब्द का प्रयोग किया गया है और पतंग के लिए कितने सारे विशेषणों का प्रयोग किया गया है, तो रंगीन पतंग अपने आप में दृश्य बिंब से संबंधित है। उसके बाद में हम लोग जो श्रव्य बिंब की बात कर रहे हैं, छतों में जो वो मृदंग शब्द का इस्तेमाल किया गया था, मृदंग शब्द आया है, या फिर सीटियों किलकारियों की आवाज, ये सारे ध्वन्यात्मक शब्द हैं और ये अपने आप हमारे कानों में उस ध्वनि की यादों को ताजा कर देते हैं जो कभी हमने सुनी हुई होती हैं। तो इस प्रकार ये 3 बिंब जो इस कविता में आए हैं। चौथा बिंब जो स्वाद बिंब है, यदि मान लीजिए कविता में शब्द आए मधु, शर्करा, शहद, मधुपर्क, चरणामृत, पंचामृत, ये सारे शब्द हमें हमारी जिह्वा को याद हैं, हम उनकी स्मृति करवा देते हैं, उनका स्वाद हमें महसूस होने लगता है, तो वहां स्वाद बिंब होता है। ये कम पाया जाता है जरा कविताओं में। कई बार सारे बिंब, जिसको संश्लिष्ट बिंब कहते हैं, लेकिन वो बड़े लेवल पर होता है, बड़े स्तर की कक्षाओं में या बड़े स्तर की कविताओं में पाया जाता है, यानी बड़ों की कविताओं में पाया जाता है, उसे संश्लिष्ट बिंब कहा जाता है। और एक और बिंब जो बचा है वो हमारा, मेरे ख्याल से घ्राण बिंब, जो इसमें नहीं आया। फूलों की सुगंध हो, मिट्टी की गंध हो, ये सारी चीजें यदि कविता में आती हैं तो फिर हमारी नाक अपने आप नासापुटों से उस घ्राण को या उस सुगंध को सूंघने लग जाती है। तो इस प्रकार बिंब प्रधान भाषा है इस कविता की, और बिंब हम इन ज्ञानेंद्रियों से संबंधित जो महसूस करना होता है वो बिंब कहलाता है। इसी के साथ पतंग कविता, जो कि हमारी कक्षा 12वीं की आरोह काव्यखंड में है, संग्रहित है, वो पाठ आज समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं कि आज जिन बातों को हमने सीखा है, समझा है, जिसके बारे में चर्चा की है, वो आपको अच्छा लगा होगा।
समझ में आया होगा, ये चर्चा हमारी सार्थक रही होगी। तो अगले किसी नए पाठ, नई कविता या नए किसी जनसंचार और माध्यम के नए पाठ के लिए जब मैं नए कुछ अंश लेकर आऊं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बड़ों का कहना मानें, समय का सदुपयोग करते चलें, खुद तो बचे रहें, औरों को भी बचाएं, इसका बीड़ा उठाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, नए विचार के साथ, नई कविता के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।